हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन के कंप्लीट 2D और 3D के फॉर्मूला का सभी कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक ताकि हर एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपको अच्छे समझ में आ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। मेंसुरेशन को जो है हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, 2D और 3D। 2D आकृति हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें हमें केवल लंबाई चौड़ाई दिखता है। 3D आकृति हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई भी दिखता है। जैसे 3D की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो कोई जो कमरा होगा, जैसे घन है तो घन जो है वो आपका घन हो गया या घनाभ हो गया। ठीक है, यह सब जो है आपका, या फिर बेलन है, शंकु है, गोला है, अर्धगोला है, फ्रस्ट्रम है, इसके अलावा प्रिज्म है, पिरामिड है, यह सब का सब जो है वो आपका 3D का एग्जाम्पल है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ आपको मोटाई भी दिखेगा। लेकिन जो समतल आकृति होता है, जैसे समतल क्या हो सकता है, खेत आपका समतल होता है तो खेत आपका आयताकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है। तो जो समतल आकृति होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D बोलते हैं। 2D के अंदर हम लोग इन फिगर्स को पढ़ेंगे, ट्रायंगल, सभी तरह का जो ट्रायंगल है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर्किल को हम लोग पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल यानी सारे प्रकार के जो चतुर्भुज है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक आपका हेक्सागोन है, यानी षष्ठभुज से भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो शुरुआत पहले हम लोग करेंगे 2D से, उसके बाद हम लोग चलेंगे 3D पे। सभी के फॉर्मूला का हम लोग आज के क्लास में रिवीजन अच्छे तरीके से करेंगे। आज हम लोग सभी के फॉर्मूला को अच्छे से सीखेंगे, उसके बाद जो है अगले क्लास से इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग 2D के अंदर देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल की अगर बात करें तो थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए इन सब चीज़ों के बारे में भी आप। त्रिभुज को जो है आपको पता है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति जो होता है वह क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। समतलाकृति त्रिभुज होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। भुजा के साथ भी एक प्रॉपर्टीज होता है जो ज्योमेट्री के अंदर हम लोग को पढ़ना है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग जो होता है वो तीसरा से बड़ा होता है और किन्हीं दो भुजाओं का अंतर जो होता है वो आपका तीसरा से छोटा होता है। यह सब प्रॉपर्टीज जो है हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ज्योमेट्री के अंदर। आपको पता है कि जो भी 2D आकृति आप देखने वाले हैं इनमें से लगभग सभी जो है वो आपको फिर से ज्योमेट्री के अंदर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहाँ जो आपका मेंसुरेशन के अंदर जो चीज़ें आपको पढ़ना है उसमें जो है पूरी तरह से आपका फॉर्मूला बेस्ड होता है और फॉर्मूला को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, यानी कि ध्यान रखना पड़ेगा। तो त्रिभुज को, अब जैसा कि आपने जाना, तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति त्रिभुज कहलाता है। तो तीन भुजा होगा, तीन कोण भी होगा। भुजा के आधार पर, साइड्स के आधार पर इसको तीन भागों में बांटा गया, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर होगा वह कहलाएगा समबाहु, जिसका कोई दो भुजा बराबर होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसका तीनों भुजा आपका अलग अलग होगा, विषम होगा, वह कहलाएगा विषमबाहु त्रिभुज। सिंपल सी बात है। उसी तरह से कोण के आधार पर भी त्रिभुज को तीन भागों में बांटा गया। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री होगा वह कहलाएगा समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक कोण 90 डिग्री वह क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। जिसका तीनों कोण 90 से छोटा होगा वह कहलाएगा न्यून कोण। नाम से स्पष्ट हो रहा है, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। तो एक कोण 90 डिग्री होगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। बाकी जिसका तीनों कोण 90 से छोटा होगा वह कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज। और जिस त्रिभुज का कोई एक कोण, कोई एक आपका जो है वह 90 से ज्यादा होगा वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज। एक चीज आप यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे जब भी हम लोग बात ट्रायंगल की करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो जैसे ही कोई एक 90 से, मान लीजिए कि यह वाला एंगल हमारा 90 से ज़्यादा हो गया, तो 90 से ज़्यादा होने का मतलब है कि मान लीजिए कि यह 100 हो गया, तो बाकी बचा जो दोनों कोण होगा वह क्या होगा, वह तो आपका उन दोनों का योग तो 80 ही होगा। बाकी बचा जो कोण होगा उसका योग क्या होगा, 80 ही होगा। तो 80 होगा मतलब कि 90 से छोटा ही होगा। तो 90 से छोटा होने का मतलब क्या है, 90 से छोटा होने का मतलब है कि न्यून कोण। 90 से छोटा को ही हम लोग न्यून कोण बोलते हैं और 90 से बड़ा को ही हम लोग अधिक कोण बोल देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है। आगे चलिए, अब यहाँ पे जो है मेंसुरेशन के अंदर इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज किसको बोलेंगे, देखिए यह इन दोनों से मिलके बना है। समकोण यहाँ पे है, समद्विबाहु यहाँ पे है। समद्विबाहु समकोण का मतलब होता है जिस त्रिभुज का दो भुजा बराबर, समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर, और समकोण यानी कि एक कोण 90 डिग्री होगा वह कहलाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसके क्वेश्चंस को कैसे करना है, जब क्वेश्चंस आएगा तो हम लोग देखेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल की। आपको पता है यह हमारा कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है। इसके एक भुजा का माप a है, दूसरे भुजा का माप b है और तीसरे भुजा का माप c है। भुजा मतलब यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, दूसरा भुजा यह वाला है, तीसरा भुजा यह वाला, यही ना। तो इसका माप ए बी सी अगर हम ले लेते हैं, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि इसका परिमाप क्या होगा, तो तीनों भुजाओं के लंबाई को बस आपको जोड़ देना है, यानी a + b + c।
परिमाप निकालने के लिए क्या करते हैं, तीनों भुजाओं के लंबाई को हमें जोड़ देना है। इसमें एक टर्म और मिलता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब होता है परिमाप का आधा, इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, जब परिमाप हमें पता है तो अर्ध परिमाप निकालने में क्या दिक्कत होगा। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर, यह होगा परिमाप का आधा। परिमाप क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी है, तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, बस इसका आधा कर लीजिए, यही आपका अर्ध परिमाप हो जाए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में ना आधार और ऊंचाई दे रखा हो, बी फॉर क्या होता है, बी फॉर होता है आपका बेस। तो क्वेश्चन में जो है बोले कि किसी त्रिभुज का आधार इतना है और ऊंचाई, एच फॉर क्या होता है, हाइट, हाइट यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई इतना है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका उपयोग कब करना है, जब क्वेश्चन में आधार और ऊंचाई दोनों दे रखा हो, आधार पता हो ऊंचाई पता हो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यह हमारा कोई ट्रायंगल है, समझिएगा। और अगर हम इस वाले भुजा पे लंब डाल दिए, तो इस पे लंब जब भी डालेंगे तो कहाँ से डालेंगे, इसके सामने के शीर्ष से। अगर लंब डाल दिए तो जिस भुजा पे लंब डाला जाएगा वह आपका आधार हो जाता है। हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा, जिस भुजा पे लंब डाला जाएगा वह क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और जो लंब का लंबाई होगा वह क्या हो जाएगा आपका, वह ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, जो लंब का लंबाई होगा वही ऊंचाई हो जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने यहाँ पे क्या लिखेंगे हम बी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे एच, ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। हमेशा यह बात ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए यह हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, इस तरीके से कोई हमारा यहाँ पे ट्रायंगल है ऐसे, और अगर हम इस भुजा पे लंब डाल दिए, कहाँ पे लंब डाल दिए, इस भुजा पे, तो जिस पे लंब डाल दिए, अगर इस पे लंब डाल दिए तो अब हमारा बेस जो है यह वाला हो जाएगा और यह ऊंचाई h हो जाएगा। क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने क्या करेंगे हम, ऊंचाई, ऐसे करके निकालेंगे। जिसके ऊपर लंब डाला जाता है वही भुजा हमारा आधार हो जाता है, जो लंब का लंबाई होगा वो आपका ऊंचाई हो जाएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो चीजें समझ में आ रही है। दूसरा फॉर्मूला देखिए, एरिया निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का होता है 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। अब बोलोगे सर इसका उपयोग कब करना है, इस फॉर्मूला का उपयोग तब करना है जब किसी त्रिभुज के कोई दो भुजा का माप पता हो और उसके बीच का कोण पता हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और इस भुजा का माप ए है, इस भुजा का माप बी है, और इन दोनों भुजा, जिन दो भुजाओं के बीच का माप, जिन दो भुजाओं का माप पता है, जैसे एक यह भुजा है एक यह भुजा है, इन दोनों का माप पता है, और अगर इसके बीच का कोण थीटा दे रखा हो, तो अब क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। ऐसा नहीं कि अपने मन से एक को आधार दूसरा को ऊंचाई आप मान लीजिएगा। आधार ऊंचाई कब होगा, जब क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा रहे कि आधार इतना है ऊंचाई इतना है, या फिर किसी एक भुजा पे लंब डाला जाएगा तो जिसके ऊपर लंब डाला जाएगा वह आपका आधार हो जाएगा, जो लंब का लंबाई होगा वह ऊंचाई होगा। लेकिन अगर रैंडमली कोई दो साइड्स दे रखा हो, कोई दो भुजा दे रखा हो, तो आपको अपने मन से किसी एक को आधार दूसरा को ऊंचाई नहीं मानना है। यह दो भुजा है, इसके बीच का कोण है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यह वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। अब बोलोगे सर इस फॉर्मूला लगेगा कैसे, तो मान लीजिए कि यहाँ कोण का माप आपका दे दिया 30 डिग्री, कितना दे दिया 30 डिग्री, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 गुने ए बी, तो इस भुजा का माप कुछ ना कुछ होगा, गुना बी, इस भुजा का भी माप कुछ ना कुछ होगा, और गुना साइन थीटा, तो हम क्या लिखेंगे साइन 30। अब साइन 30 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे, बाकी का कैलकुलेशन तो करते रहेंगे, लेकिन साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसके जगह हम 1/2 लिखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा। तो अगर दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा। मान लीजिए कि यह हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, और एक भुजा यह वाला पता है, दूसरा भुजा यह पता है, और इसके बीच का यह वाला कोण हमें पता है, तो हम क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए दो साइड पता है, एक तो यह वाला दूसरा यह वाला, और इसी दोनों साइड के बीच का कोण पता है, ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 गुने ए बी साइन थीटा का उपयोग करेंगे। क्लियर। और जब त्रिभुज का तीनों भुजा आपको पता हो, तीनों साइड्स अलग अलग हो, तीनों भुजा पता हो, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। क्या है फॉर्मूला, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परिमाप का आधा, यानी त्रिभुज का जो भी परिमाप होगा उसका आधा, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है एस। तो पहले हम एस निकालेंगे, फिर एस माइनस ए करेंगे, फिर एस माइनस बी करेंगे, फिर एस माइनस सी करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ भी हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 10, ठीक है। चलिए 4 5 ले लिए, 10 ले लिए। अब आप एक चीज बताइए
कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे परिमाप। तो 4 5 9, 9 और 10, यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, ठीक है, 11 ले लेते हैं। तो 11 5, ये आपका ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, चलिए हम 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है, 3 4 5 ही हम ले लेते हैं। हालांकि यह राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके बारे में आगे बताएंगे, लेकिन मान लीजिए कि कोई 3 साइड पता हो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस निकालेंगे। तो एस क्या होगा, परिमाप का आधा। तो परिमाप निकालिए, 3 4 7 5 12 का आधा क्या हो जाएगा, 6। तीनों भुजाओं के लंबाई को जोड़ो और उसका आधा कर लो, यही तो एस होगा। अब क्या लिखना है, सबसे पहले हमें एस लिखना है। एस माइनस ए, तो 6 में से 3 घटाएंगे 3, फिर एस माइनस बी, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, फिर एस माइनस सी, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1, और इसको कर लेंगे अंडर रूट। देख लीजिए, 6 और 3 दूना 6, 6 गुने 6 36 से कम 36, 36 का वर्गमूल क्या होगा, 6। इसका क्षेत्रफल आपका 6 हो जाएगा। आप अगर समकोण के फॉर्मूला से भी आपको पता लग गया कि यह समकोण त्रिभुज है, जो आगे देख करके आप बता पाओगे, तो आप क्षेत्रफल 1/2 गुने 3 गुने 4 से भी निकाल सकते हैं। वैसे भी निकालिएगा तो भी यही वैल्यू आएगा। तो जहां भी त्रिभुज का तीनों साइड पता हो, वहां पे आप यह फॉर्मूला लगा सकते हैं। इवन कि इस फॉर्मूला को आप समबाहु त्रिभुज में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए तीनों साइड दे दिया, 4 4 4 दे दिया, तो क्या दिक्कत है, तीनों साइड पता है तो हम एस निकालेंगे। 4 4 8 4 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी करेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट करेंगे। जो क्षेत्रफल आएगा आप समबाहु वाले फॉर्मूला से भी निकालिएगा तो यही क्षेत्रफल आपका निकलेगा, ठीक है। तो जहां भी त्रिभुज का तीनों साइड्स पता हो, क्षेत्रफल निकालना हो, वहां पे हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। तो अभी तक आप 3 फॉर्मूला देखे हैं। एक कंफ्यूजन हमेशा आपके दिमाग में यह रहेगा कि कब किसका उपयोग करना है, तो हम दोबारा से आपको बता दें कि जब भी त्रिभुज में यह पता हो कि आधार इतना, ऊंचाई इतना, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए यह वाला फॉर्मूला चलेगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। कोई दो भुजा और उसके बीच का कोण पता हो तो यह वाला फॉर्मूला उपयोग करेंगे। और अगर तीनों भुजा पता हो तो फिर हम एस निकालेंगे, और एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट से हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए, सभी फॉर्मूला को देखना है, अच्छे से देखते चलिए। यह दो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहे हैं। किसी भी त्रिभुज की, अभी हम लोग कोई पर्टिकुलर त्रिभुज में नहीं चल रहे हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा कोई त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जनरल त्रिभुज से भी पूछा जाता है कि त्रिभुज का आधार इतना, ऊंचाई इतना, वहां यह नहीं लिखा रहेगा कि यह समबाहु त्रिभुज है कि समद्विबाहु त्रिभुज है, वहां पे इसका उपयोग करिए आप, ठीक है। जनरलाइज फॉर्मूला है यह सब। अब यहाँ देखिए, उसी में देखिए, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछा जाता है। अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी त्रिभुज हम ले लिए, कोई भी त्रिभुज है और उसके भीतर में हम बड़ा से बड़ा वृत्त बना दिए, त्रिभुज लिए उसके भीतर में क्या किया, हम वृत्त बना दिए। अब अगर हमसे पूछा जाए कि यह जो वृत्त आप बनाए हैं, इस वृत्त की त्रिज्या हम कैसे, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। कोई भी सर्कल है आपका, यह आपका केंद्र बिंदु है, और केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दीजिएगा तो यह क्या होगा, त्रिज्या। केंद्र बिंदु से परिधि के किसी बिंदु को मिलाइएगा, क्या होगा, त्रिज्या। तो यह अगर इसका त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या को अगर हम आर मानते हैं, तो इस आर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। क्वेश्चन में डाटा किसका रहेगा, डाटा रहेगा त्रिभुज का। डाटा किसका रहेगा, डाटा रहेगा आपका त्रिभुज का, ठीक है। और इससे पूछा जाएगा कि इस त्रिभुज के भीतर बने सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। भीतर अंतःवृत्त की त्रिज्या, बाहर परिवृत्त की त्रिज्या। तो त्रिभुज के भीतर बने सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे डेल्टा बाई एस। डेल्टा का मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा से हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को डिनोट करते हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर इसका निकालेंगे एस। इसका मतलब होता है अर्ध परिमाप। अभी देखे है ना आप, क्या होता है, अर्ध परिमाप। यानी किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप से अगर भाग कर दिया जाए, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल में अगर उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग कर दिया जाए तो क्या निकलेगा, निकलेगा उस त्रिभुज के भीतर बने वृत्त की त्रिज्या। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। किसी भी त्रिभुज के भीतर बने सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या निकालना हो, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसी त्रिभुज के अर्ध परिमाप से भाग कर देंगे, उसके भीतर बने सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा। और वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा तो वृत्त का फिर परिधि निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जो निकालना होगा सब तो आर के ऊपर ही डिपेंडेंट होता है, जो हम लोग आगे जब सर्किल पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे। तो इतना क्लियर हो गया। देखिए, क्षेत्रफल वाला हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन जैसे ही अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या पूछता है, वहां हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, वहां पे देखिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट यह फॉर्मूला है। और एग्जाम में क्वेश्चन जो है डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है। आगे देखिए, अब बात हो रहा है यहाँ पे परिवृत्त की। क्या हो रहा है, परिवृत्त की। तो परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यह केंद्र बिंदु हो गया और केंद्र बिंदु से यह परिधि हो गया, इसको मिला दिए।
त्रिभुज के बाहर में वृत्त बन रहा है, इसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से डिनोट कर दिए, ठीक है। चलिए इसको ना यहाँ पे करके हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, केंद्र बिंदु से परिधि मिला दीजिए, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा कैपिटल आर हो गया। कैपिटल आर यानी परिवृत्त की त्रिज्या को हम लोग किससे दर्शाएंगे, कैपिटल आर से दर्शाएंगे। तो अगर किसी भी त्रिभुज के, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, त्रिभुज के बाहर में वृत्त बना हो और उसकी त्रिज्या निकालना हो, तो बाहर में अगर वृत्त बनाइएगा तो उसकी त्रिज्या जो है वो अंदर बने वृत्त की त्रिज्या से तो बड़ा होगा, तो हम इसको कैपिटल आर से दर्शाएंगे। कैसे निकलेगा, हम उस त्रिभुज के तीनों भुजा को गुना करेंगे, ए गुने बी गुने सी, यानी त्रिभुज के, अगर त्रिभुज का भुजा ए है, दूसरा भुजा बी है, तीसरा भुजा सी है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में उसके क्षेत्रफल के 4 गुना से भाग करेंगे। और डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल का 4 गुना, डेल्टा से क्षेत्रफल को दर्शाते हैं। यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में अगर उसके क्षेत्रफल के 4 गुने से भाग करिएगा तो उस त्रिभुज के बाहर बने वृत्त का क्या निकलेगा, त्रिज्या। त्रिभुज के बाहर बने वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के गुणनफल में, यानी ए गुने बी गुने सी में किससे भाग करेंगे, उसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के 4 गुने से। उम्मीद करते हैं कि इतना आपके जेहन में आ चुका होगा। बहुत ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वाला है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट। तीनों में कब किसका प्रयोग करना है, तीनों साइड्स पता हो, भुजा पता हो, यह वाला फॉर्मूला, 2 भुजा उसके बीच का कोण पता हो, यह वाला फॉर्मूला, आधार ऊंचाई पता हो, यह वाला फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज के क्षेत्रफल में उसके अर्ध परिमाप से भाग करके निकल जाएगा। भाई अर्ध परिमाप यानी परिमाप का, त्रिभुज के परिमाप का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और यहाँ देखिए परिवृत्त की त्रिज्या तीनों भुजाओं के गुणनफल में क्षेत्रफल के 4 गुने से भाग करके। क्लियर। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो अगला फिगर है हमारा, वह है राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। समझिएगा समकोण त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई जगह पढ़ना है। मेंसुरेशन में तो हम लोग पढ़ेंगे ही, ज्योमेट्री में भी पढ़ना है, और ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरीके से जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आधारित है। जो आप देखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, यह सब क्या है, यह सब आपका राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है। लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण को हम लोग बोल देते हैं साइन थीटा। तो जितना भी आपका ट्रिग्नोमेट्री है पूरी तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल पर ही आधारित है, वहाँ भी हम लोग को पढ़ना होता है। मेंसुरेशन के अंदर भी इसको पढ़ना है, ज्योमेट्री में भी पढ़ना है। आइए बहुत इंपॉर्टेंट फिगर, राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री को हम लोग ऐसे दर्शा लेते हैं, ठीक है, ऐसे। इसका मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर। अब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोल देते हैं, कर्ण। तो यह हो गया हमारा कर्ण। कर्ण को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एच से। एच पर होता है हाइपोटेनस, तो यह हमारा कर्ण हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, जो आगे चल के ट्रिग्नोमेट्री में आपका अच्छे से क्लियर होगा, यहाँ पे थीटा लेते हैं तो इसके सामने वाला हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और जो तीसरा साइड आपका बचता है वो आपका क्या हो जाता है, वो हो जाता है बेस यानी कि आधार। तो लंब आधार कर्ण, समकोण त्रिभुज के तीनों साइड्स का 3 अलग अलग नाम है। क्या है, लंब आधार कर्ण। लंब किसको बोलेंगे, थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा लंब कहलाएगा। 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। जो तीसरा साइड आपका बच गया वह क्या होता है, वह आपका आधार होता है। अगर हम यहाँ पे इस वाले थीटा की बात करने लग जाए ना, अगर यहाँ थीटा ले लेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में यह लंब हो जाएगा, यह आधार हो जाएगा। इसको यहाँ पे हम लोग को नहीं करना है, यहाँ आपका ट्रिग्नोमेट्री में यह सब चीज़ें होती है। फिलहाल आप समझिए कि यह लंब है हमारा, यह आधार है, यह कर्ण है। अच्छा, इसके तीनों साइड्स में एक रिलेशन भी दिया गया है। क्या रिलेशन दिया गया है, रिलेशन यह दिया गया है कि अगर हम बोले आपसे कि जो सबसे बड़ा भुजा है यानी कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर जो है वह क्या होता है, वो आपका लंब का स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियस थ्योरम, ठीक है। लंब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब इसमें से कोई 2 अगर पता हो तो तीसरा हम लोग इस इक्वेशन पे बिठा करके निकाल सकते हैं। हालांकि पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग याद करते हैं, 3 4 5, है ना, 5 12 13, इस तरीके से जो ट्रिपलेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट वाला ट्रिपलेट्स, उसको हम लोग याद रखते हैं। और हम लोग इस चीज़ का उपयोग जो सबसे ज़्यादा करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस में, तो वहाँ पे जो है आपको ट्रिपलेट्स अलग से पढ़ाया जाता है और ट्रिपलेट आपको याद कराया जाता है।
तो उसमें क्या, उससे बेनिफिट क्या मिलता है कि लंब आधार कर्ण में से कोई दो भुजा देगा ना, तो तीसरा भुजा आप देख के बता दोगे कि इसका तीसरा साइड क्या होगा। अगर आधार कर्ण दिया हुआ है, लंब आप देख के बता दोगे, इस फॉर्मूला को लगाने का जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल आप इस फॉर्मूला का उपयोग करके, इस इक्वेशन का उपयोग करके जो है पहले से प्रमाणित है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिठा देना है डाटा। लंब आधार पता हो तो लंब के जगह लंब का वैल्यू, आधार के जगह आधार का वैल्यू, कर्ण के जगह आप एच ही रहने दो। उसके बाद यहाँ पे देखो स्क्वायर हटाओगे, रूट होगा, वैल्यू आपका निकल जाएगा। अभी हम लोग निकाल करके भी देखेंगे। अब आगे चलिए। अब चूंकि तीनों साइड्स जो है आपका क्या है, यहाँ पे सब कैपिटल में लिख दिए हैं, तो यहाँ भी कैपिटल में ही हम लिख देते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें कर्ण को हम लोग किससे डिनोट किए, कर्ण को हम लोग एच से। एच फॉर क्या होता है आपका, हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर है, और ये आपका क्या है, ये आपका बेस है। अब अगर परिमाप निकालना होगा तो क्या दिक्कत है, तीनों भुजाओं की लंबाई को जोड़ लीजिए ना, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, क्या दिक्कत है। तीन साइड्स अगर पता है कि एक पी है, एक बी है, एक एच है, तो परिमाप का मतलब तीनों साइड्स का योग, तो पी प्लस बी प्लस एच हो जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल के लिए लिखेंगे 1/2 गुने बी गुने पी। 1/2 गुने बी गुने पी यानी बेस गुने परपेंडिकुलर यानी आधार गुने लंब। 1/2 गुने आधार गुने लंब। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ कर्ण आया है, आप बोलो कि कर्ण नहीं आया है। कर्ण क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाला होता है, तो कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो जब भी तीन भुजा पता हो ना, तो आपको क्या करना है कि सबसे बड़ा वाला को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों छोटा वाला को गुना करके उसका आधा कर लीजिए। जैसे अभी हम जो देखे थे ना 3 4 5, याद करिए कुछ देर पहले 3 4 5, इसमें देख लीजिए, यह अगर राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है, कैसे पता चलेगा, आप देखिए छोटका दोनों का वर्ग करिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यह आपका 5 के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे बड़े वाले भुजा का वर्ग जो है उसको करिए, यह दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिए तो हो रहा है 16 9 25, 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, यानी यह क्या है, यह आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्षेत्रफल 1/2 गुने, कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा वाला को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा वाला को क्या करना है, आपको छोड़ देना है, आधार गुने लंब, इसमें से कोई एक आधार होगा, दूसरा आपका क्या होगा, लंब होगा, यानी 1/2 गुने दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल। कर्ण का यूज नहीं करते हैं, क्या लिखेंगे, 1/2 गुने दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल। आगे देखिए, आगे चल के एक तरीका भी हम आपको बताएंगे। जैसे मान लीजिए यह पता करना हो कि 5 12 13, किसी त्रिभुज का 3 साइड्स 5 12 13 है, अगर आपको यह पता लग जाए कि यह समकोण का भुजा है, समकोण त्रिभुज का भुजा है, तो क्षेत्रफल तो आप आराम से निकाल लोगे। आप बोलोगे कि सर दोनों छोटी भुजाओं के गुणनफल का आधा, तो 60 का आधा 30 हो जाएगा। लेकिन हमें पता तो चले, अगर पता नहीं होगा तो फिर पहले एस निकालेंगे, फिर एस इंटू ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे करके निकालने चले जाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि यह समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो एक तो तरीका आपको बताएं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करिए, यानी कि 13 का स्क्वायर करिए। यह अगर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कि यह आपका क्या है, यह आपका समकोण त्रिभुज है। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 169, 13 का स्क्वायर 169 हो रहा है। दूसरा तरीका देख लीजिए हमारा क्या है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि दोनों जो बड़ा वाला भुजा है ना, एक बार उसको जोड़िए, तो 12 13 क्या हो जाएगा, 25। दोनों बड़ा वाला, छोटका को छोड़ दीजिए, दोनों बड़ा वाला को एक बार जोड़िए, तो 12 13 25, और एक बार इन दोनों का अंतर निकालिए। कितना का अंतर होगा, 1 का। 12 13 में अंतर कैसे निकालते हैं, बड़का माइनस छोटका, 1 का। और इसके गुणनफल का वर्गमूल देख के अब पता लग गया होगा, क्या यह छोटी भुजा के बराबर आया, जो तीसरा भुजा बच रहा है उसके बराबर आ रहा है, आ रहा है। इसका मतलब यह राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कई बार क्वेश्चन में ऐसे 3 भुजा देकर के, बड़ा बड़ा भुजा देकर के पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो हम कैसे करेंगे, दोनों बड़ी भुजाओं को जोड़ेंगे, फिर उसको घटाएंगे। गुणनफल का वर्गमूल अगर छोटी भुजा के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा है। जैसे अगर हम आपसे कहे कि 8 15 17, इसको चेक करके बताइए कि क्या यह समकोण त्रिभुज की भुजा है, तो आप क्या करोगे, आप जो है यहाँ पे छोटका को छोड़ दीजिए, दोनों बड़ी भुजा को जोड़िए, 15 17 कितना हो जाएगा, 32, और दोनों को घटाइए, 15 में से 17 घटाइए कितना, 2, वर्गमूल बताइए, 8 के बराबर आ रहा है, 32 दूना 64 का वर्गमूल 8 आ रहा है। इसका मतलब यह क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड्स है, समकोण त्रिभुज की भुजा है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुने लंब गुने आधार, कर्ण का यूज नहीं करना है, दोनों में से कोई एक लंब होगा, दूसरा आधार होगा। यह क्या है आपका, यह आपका कर्ण है, उसको हटा दीजिए, तो 15 × 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यह समझ पा रहे हैं। दूसरा तरीका यह भी है कि केवल आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। देखिए जैसे 5 12 13 है ना, तो सबसे बड़ा भुजा कौन है, 13 है, तो आप इसके इकाई अंक का स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, बराबर। इधर देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 का इकाई अंक क्या होगा, 5, 2 का स्क्वायर 4,
इकाई अंक होगा 4, 5 4 9, इधर भी क्या आया, इधर भी 9 आया। इससे भी आप पकड़ सकते हैं, यानी पूरे भुजा का वर्ग ना करके केवल इकाई अंक से भी निकाल सकते हैं। जैसे 8 15 17 है ना, तो 17 इसके इकाई अंक, इसका इकाई अंक क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, यानी इकाई अंक क्या मिल रहा है हमें, 9 मिल रहा है। चलिए आगे बढ़िए। 8 का स्क्वायर 64, इकाई अंक 4, 5 का स्क्वायर 25, इकाई अंक 5, 5 4 कितना आया 9, इधर भी इकाई अंक 9 है, यानी यहाँ आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो कई तरीका है पकड़ने का कि जो दिया गया साइड्स है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो हमने आपसे क्या कहा अभी, इस समकोण त्रिभुज का अगर आपको निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल, तो आप करिएगा 1/2 गुणे दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल। आगे अब यहां भी तो मामला होगा अंतःवृत्त की त्रिज्या, समकोण त्रिभुज अगर बना हुआ है उसके भीतर में यहां भी तो आपका क्या हो सकता है, देखिएगा समकोण त्रिभुज के भीतर में अगर वृत्त बना दिया जाए इस प्रकार से, जो ऐसे होगा, इसकी भी त्रिज्या पूछा जा सकता है ना। तो इसका त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए यहाँ पे आपको करना है लंब प्लस आधार और माइनस कर्ण। घटाना किसको है, सबसे बड़का को, सबसे बड़का क्या होता है कर्ण। लंब आधार को जोड़िए, सबसे बड़का को घटाइए और इसी का आधा करिए, इससे निकलेगा राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज के भीतर बने सबसे बड़े वृत्त की त्रिज्या, यानी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। याद रहेगा, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टा 2। और अगर इसी में परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाए, यानी समकोण त्रिभुज के बाहर में अगर कोई वृत्त इस तरीके से बना हुआ है और इसकी त्रिज्या पूछा जाए, ठीक है, इसका कि यह त्रिज्या क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ कर्ण का आधा कर लेंगे। फॉर्मूला है, ध्यान रखना पड़ेगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा, p + b - h/2, और परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, केवल कर्ण का आधा, जो भी कर्ण है हाइपोटेनस है उसका आपको कर लेना है आधा। और एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसके ऊपर ध्यान आपका नहीं जाता है लेकिन जाना चाहिए, वह क्या है, समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण के ऊपर लंब डाला जाए, यह कर्ण है ना, इस पे लंब कहाँ डालेंगे, सामने वाले शीर्ष से ऐसे लंब डाला जाए, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो यह होता है आपका लंब गुणे आधार बट्टा कर्ण। समकोण त्रिभुज लंब की लंबाई क्या होगा, तो क्या होता है 1/2 सॉरी p गुणे b बट्टा h, यानी लंब गुणे आधार बट्टा कर्ण। इसका माप निकालने का, अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण पे लंब डाला जाए, तो कर्ण पे लंब कहाँ से डालते हैं, कर्ण पे लंब हम लोग डालते हैं कहाँ से, कर्ण, कर्ण के सामने जो शीर्ष होगा, लंब हमेशा सामने के शीर्ष से डाला जाता है, तो कर्ण के ऊपर लंब कर्ण के सामने के शीर्ष से डालेंगे, यहां से डालेंगे, तो इसके ऊपर जो लंब डाला जाएगा उसका लंबाई क्या होगा, p गुणे b बट्टा h। यह भी निकलता है इसके थ्योरम से, ठीक है। जैसे आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/2 गुणे p गुना b, यही तो होगा लंब गुणे आधार। अच्छा एक बात और बताओ कि कर्ण के ऊपर हम लंब डाल दिए, ऐसे लंब डाल दिए ना, तो जिसके ऊपर लंब डालते हैं वह तो आधार हो जाता है, तो एक क्षेत्रफल तो ऐसे भी निकलेगा 1/2 गुणे कर्ण के ऊपर लंब डाले हैं, तो यह अब हमारा आधार यह हो जाएगा। और ऊंचाई कौन होगा, अगर मान लीजिए कि इसको हम a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c माने और इसको d माने, तो यही जो bd होगा यही क्या होगा, यही आपका यह आधार, यह ऊंचाई। हमने आपसे क्या कहा है कि त्रिभुज में जिस भुजा पे लंब आप डाल दीजिएगा ना वही आधार हो जाता है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, इस लंब के कॉरस्पॉन्डिंग जो है यह आधार होगा, यह ऊंचाई होगा, तो क्षेत्रफल ऐसे निकाल लिए। और पहले से क्षेत्रफल आपका लंब आधार यह था, तो क्षेत्रफल ऐसे था, दोनों आपस में बराबर, 1/2 इधर भी है इधर भी है, कट गया, h गुना में इधर आएगा तो भाग में, p गुणे b बट्टा h, यही मान किसका होगा, यही मान bd का होगा, p गुणे b बट्टा h, यानी लंब गुणे आधार बट्टा कर्ण। तो इसी थ्योरम से इस चीज को निकाला गया है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, इस समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण के ऊपर लंब डाल दिया जाए, उसका लंबाई पूछा जाए, तो आपको करना है लंब गुणे आधार बट्टा कर्ण। आगे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका दिया गया है कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपके पास लंब है, आधार है, कर्ण निकालना है, नहीं निकाल लीजिएगा, कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण निकालना है तो हम करेंगे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर अंडर रूट, यही करेंगे ना, कर लीजिए। 25 144 169 169 का वर्गमूल क्या होगा 13। भाई कर्ण बड़का निकालना है तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होगा, जोड़ करके निकाल लेंगे। अब आगे देख लीजिए, यहाँ कर्ण है, छोटका में से निकालना है तो कर्ण में से घटाना पड़ेगा, नहीं, तो कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर, अंडर रूट करिएगा तो क्या निकल जाएगा, लंब। 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, तो 25 में 24 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 49, और इंटू a माइनस बी, 25 में 24 घटाइए 1, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, यानी कि 7 इस भुजा का माप हो जाएगा। कैसे निकाले, कर्ण के स्क्वायर में से
अगर छोटका निकालना होगा तो फिर घटा करके, बड़का में से घटा करके, और अगर बड़का निकालना होगा तो दोनों छोटका को जोड़ करके। आगे यहाँ देख लीजिए, छोटका निकालना है ना तो कहाँ से घटाएंगे, कर्ण में से। तो 41 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट करेंगे, क्या निकलेगा, आधार का स्क्वायर। 41 और 40 कितना होगा, 81, और 41 में से 40 घटाएंगे 1, अंडर रूट करिए, यानी कितना हो जाएगा, 9। तो यह वैल्यू आपका, यह भुजा आपका कितना आ गया, 9 आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लिए, क्या वैल्यू आ गया, 9 आ गया। हम यह बताना चाह रहे थे कि तीनों भुजा में से कोई दो भुजा देकर के तीसरा पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो कि नहीं, तो आराम से निकाल सकते हैं। वैसे भी देखिए 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 5 12 है, 13 नहीं है, यहाँ 13 हो जाएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 25 24 है, कौन नहीं है, 7 नहीं है, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 9 40 41 का ट्रिपलेट होता है, तो 40 41 है, कौन नहीं है, 9 नहीं है, तो 9 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर आपको ट्रिपलेट पता हो तब तो सीधे वैल्यू पुट कर लीजिएगा, लेकिन अगर ट्रिपलेट पता ना हो उस केस में क्या करेंगे हम, वही पाइथागोरस थ्योरम जो है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यह सब चीज चल रहा है ना। आगे चलिए, यहाँ देखिए, अब बात करते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज की। इस समबाहु त्रिभुज फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे देखिए, तीनों साइड्स क्या होगा इसका, बराबर। अगर यह वाला भुजा ए है तो यह भी ए है, यह भी ए होगा। परिमाप बताइए क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए क्या हो जाएगा आपका, 3a होगा। क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, √3/4, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल होता है ना, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर हम उसके एल्टीट्यूड की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो यह होता है √3/2, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा, क्षेत्रफल में 4 ऊंचाई में 2 ही होता है, इंटू यहाँ पे ए, √3/2 इंटू ए, ऊंचाई है, या मीटर में होगा, वर्ग मीटर में नहीं होगा, तो √3/2 इंटू ए से क्या निकलेगा, ऊंचाई निकलेगा। और देखिए अंतःवृत्त की त्रिज्या, यह आपका डायरेक्ट निकलता है समबाहु त्रिभुज के भुजा में ना 2√3 से भाग करके, और परिवृत्त की त्रिज्या निकलता है ए समबाहु त्रिभुज की भुजा में √3 से भाग करके। देखिए यह इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज के भीतर में अगर सबसे बड़ा वृत्त बना है उसकी त्रिज्या निकालना हो तो हम त्रिभुज के भुजा में साइड्स में 2√3 से भाग करेंगे। और अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो, यानी त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के बाहर में, यह हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसके बाहर में इस तरीके से वृत्त बना हो, इसकी त्रिज्या, तो हम a/√3 करेंगे, यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा में √3 से भाग करेंगे। अंतःवृत्त की त्रिज्या के लिए a/2√3, परिवृत्त की त्रिज्या के लिए a/√3 हम लोग करते हैं। यहाँ पे a क्या होगा, a आपका समबाहु त्रिभुज का भुजा हो जाएगा। चलिए, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या वाला आपको ध्यान रखना होता है, इसमें भी, समबाहु त्रिभुज में भी, और आपका वहां पे भी समकोण त्रिभुज में भी। अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। अच्छा, अगर हम आपसे कहे कि परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से और अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से दर्शाएं तो इसका रेशियो क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि परिवृत्त की त्रिज्या है a/√3 और अंतःवृत्त की त्रिज्या है a/2√3। अगर गौर से देखिएगा ना तो पता चलेगा कि अंतःवृत्त के त्रिज्या का 2 गुना है यह। इसमें 2 से गुना करिए ना, 2 से गुना करके देख लीजिए, 2 से 2 कटेगा, इतना नहीं आ जाएगा। आप बोलोगे कि हाँ सर 2 गुना है। तो अगर हम आपसे कहे कि समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, तो क्या बताओगे आप, देखो a से a कटेगा, कट जाएगा सर, √3 से √3 कटेगा, कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर है, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 से 1 में गुना तो 2 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं है मतलब 1, यानी 2:1 के अनुपात में होगा। तो समबाहु त्रिभुज के यह रिलेशन भी बहुत काम आएगा। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का 2 गुना होता है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कभी बोले कि अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 है तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 20। अंतःवृत्त की त्रिज्या 40 है तो परिवृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा, 80। इसी का उल्टा अगर बोले परिवृत्त की त्रिज्या 100 है तो अंदर वाला आधा 50 हो जाएगा। परिवृत्त की त्रिज्या 200 है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। समबाहु त्रिभुज से क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, परिमाप 3a, क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है।
ऊंचाई √3/2 इंटू ए, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। देखिए अंदर वाला कम होता है ना, तो a/2√3, और बाहर वाला बड़ा होगा तो a/√3। इसमें 2√3 से भाग किए हैं, जितना बड़ा वैल्यू से भाग करिएगा उतना मान छोटा आएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे, आगे चलिए। समबाहु त्रिभुज में एक और रिलेशन होता है, और इस रिलेशन से भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और रिलेशन होता है और इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। आइए इसको भी हम लोग यहाँ पे समझते हैं क्या रहता है, देखिएगा। समबाहु त्रिभुज के भीतर, जैसे मान लीजिए भीतर में कोई भी बिंदु है, यह बिंदु हम ले लेते हैं, और इस बिंदु से हम तीनों भुजा पे लंब अगर डाल दिए, जैसे एक लंब यहाँ पे डाल दिए P1, एक लंब हम यहाँ पे डाल दिए, ये आपका हो गया P2, लंब डाल रहे हैं ना, इसका लंबाई आपका हो गया P2, ये हम ले लिए P1, और एक लंब इसी से इस भुजा पे डाल दिए, यह हो गया आपका P3। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से, अंदर में कोई बिंदु था, इस अंदर वाले बिंदु से तीनों भुजा पे लंब डाले, इस बिंदु से तीनों भुजा पे लंब, एक यहाँ पे, एक इस भुजा पे, एक इस भुजा पे लंब डाल दिए। अब आपसे इसका लंबाई दे देगा और आपसे पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज के भुजा का माप बताइए कि क्या होगा। कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिए इस चीज को। थोड़ा यह जो रिलेशन यहाँ बनता है ना, उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर हम इसको इस तरीके से मिला दे, ठीक है, गौर से देखिएगा, अगर हम इसको क्या करें, इसको अगर हम इस तरीके से मिला दे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इसको मिला दे, यहाँ देखिए इसको भी हम कहाँ से मिला दे, सिर से मिला दे, और इस भुजा को भी हम लोग कहाँ से मिला दे, सिर से मिला दे। तो अब हमारे पास देखिए कितना ट्रायंगल बन जाएगा, गौर से देखिएगा। एक तो हमारा ट्रायंगल यह वाला बनेगा, बनेगा ना, एक ट्रायंगल हमारा यह वाला बनेगा, और प्रत्येक भुजा का, समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक भुजा का माप क्या होगा, ए ही होगा। तो जब हमारा यह त्रिभुज बनेगा, ध्यान समझिएगा, यह वाला त्रिभुज बनेगा, तो आप बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणे आधार, यह लंब किसके ऊपर डाला गया, इस वाले भुजा पे, यानी यह भुजा का माप क्या है, ए, आधार, और इंटू ऊंचाई कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा। अगर हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो देख लीजिए यह लंब डाला गया है, तो जो लंब का लंबाई होता है वह क्या हो जाता है, ऊंचाई, और जिस पे लंब डालते हैं वह आपका क्या होता है, आधार। तो इसका क्षेत्रफल इतना हो जाएगा, आप बोलोगे हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ वाला जो त्रिभुज है, यह जो त्रिभुज आप एक देख पा रहे हैं, क्या इसका क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते हैं, आप बोलोगे निकल जाएगा, 1/2 गुणे आधार, इसमें देखिए इस वाले पे, इस भुजा पे लंब डाला गया, इस भुजा का माप क्या है, ए, और जो लंब का लंबाई होगा वही आपका क्या हो जाता है, ऊंचाई, तो P2 हो जाएगा। आगे चलिए तीसरा देख लीजिए, इस वाले ट्रायंगल को देखिए, इस वाले ट्रायंगल में देखिए यही लंब डाला गया है ना, इस भुजा पे, इस वाले पे, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 गुणे आधार यानी कि ए, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, P3। ठीक है, एक लंब P1 डाला गया तो आधार यह होगा, ऊंचाई यह होगा, एक लंब P2 डाला गया तो इस त्रिभुज में, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, आधार यह होगा, ऊंचाई यह होगा, और एक लंब P3 डाला गया तो आधार पूरा यह होगा, ऊंचाई यह होगा, और सबका आधार तो यही है। अगर हम इसको जोड़ ले तो इससे क्या निकलेगा, कंप्लीट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसको इसको इसको, इस तीनों पार्ट को जोड़िएगा तो कंप्लीट समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, दोनों से क्षेत्रफल निकला इसलिए दोनों आपस में बराबर। सोल्व करिए, अब आप बताइए, √3/4 ए स्क्वायर, इसको हम रहने दिए, बराबर इधर 1/2 इंटू ए सब में है, कॉमन ले लीजिए इसको, 1/2 इंटू ए कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचेगा, 1/2 इंटू ए कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा P1, 1/2 ए कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा P2, और 1/2 इंटू ए कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा, P3 बचेगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, थोड़ा समझ ही लेते हैं इसको। नीचे से नीचे वाला कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे ए से काटेंगे ए स्क्वायर को, ए बचेगा। अब यहाँ से बताइए कि ए का मान क्या होगा, तो √3/2 है, इधर आएगा तो 2/√3 हो जाएगा, आप बोलेगा हो जाएगा, ए का मान चाहिए, √3/2 है, इधर आएगा तो 2/√3 हो जाएगा, इंटू क्या है, P1 प्लस P2 प्लस P3। कहने का यह मतलब है
कि समबाहु त्रिभुज के भीतर स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं के ऊपर अगर P1 P2 P3 लंब डाला जाए, उस केस में समबाहु त्रिभुज का भुजा होगा 2/√3, तो ऊपर √3 नीचे, इंटू P1 + P2 + P3, यानी तीनों लंब के लंबाई का योग। इस रिलेशन से भी क्वेश्चंस आपके जो है एग्जाम में आते रहते हैं। आज इसके फॉर्मूला को कंप्लीट करा रहे हैं ना, फॉर्मूला देख लीजिए, 2D 3D दोनों कोशिश करते हैं कंप्लीट कराने का। आगे चलिए, इंपॉर्टेंट यह सब था, उसके साथ साथ इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलिए, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट फिगर में, जो कि होगा आपका सर्किल यानी कि वृत्त। त्रिभुज वाले में मेंसुरेशन में इतना ही जानना था। समद्विबाहु त्रिभुज के हम लोग समकोण या इस वाले फॉर्मूला से सोल्व कर लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देंगे। बाकी यह सब न्यून कोण है, अधिक कोण है, इस सब को पढ़ना है ज्योमेट्री के अंदर। फॉर्मूला बेस्ड आपका इसमें दो ही हैं, समबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, और थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों को समद्विबाहु त्रिभुज का पढ़ना होता है, जो क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कर लेंगे। इसके अलावा समकोण समद्विबाहु जब भी क्वेश्चन के ऊपर जब आएगा तो चीज़ों को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे वहाँ पे। अब आइए यहाँ देखिए, चलिए इस चीज़ को भी थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। समद्विबाहु समकोण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे समकोण आप समझ गए, समकोण तभी होगा जब कोई एक कोण 90 डिग्री होगा। और समद्विबाहु कब हो जाए? समद्विबाहु यह तब होगा जब दो भुजा बराबर। तो दो भुजा कौन बराबर हो सकता है? लंब और आधार। कर्ण तो कभी बराबर होगा नहीं, वो तो सबसे बड़ी भुजा है, 90 डिग्री के सामने है, बाकी दो कोण 90 से छोटा होगा। तो समद्विबाहु समकोण में यह आपका x होगा, यह आपका x होगा। अगर मान लीजिए कि लंब हम x ले लिए, आधार x ले लिए, तो कर्ण क्या हो जाएगा? √2 × x। आप बोलोगे यह कैसे सर? अरे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करोगे ना कर्ण निकालने के लिए, तो x² + x² 2x² होगा। आप बोलोगे होगा। दो रूट के बाहर नहीं निकलेगा तो भीतर आने दो, x² का वर्गमूल आपका x हो जाएगा, तो √2 × x, इतना आ गया। अब आपसे अगर हम पूछे, यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर हम आपसे पूछे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? 1/2 गुने लंब गुने आधार यानी कि x², यही इसका क्षेत्रफल होगा, होगा ना जी। 1/2 गुने लंब गुने आधार, 1/2 गुने x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर परिमाप पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? x + x + √2 × x। जो निकालना होगा आप निकाल सकते हैं। लंब और आधार बराबर है, क्षेत्रफल 1/2 गुने x यानी 1/2 गुने x², परिमाप तो x + x + √2 × x। अब आइए, अब देखते हैं हम लोग सर्किल को, विड्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। केंद्र बिंदु से परिधि, यहाँ देखिए यह केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने पर मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग हमेशा किससे डिनोट करते हैं? आर से। देखिए यहाँ पे आर लिखा गया होगा। केंद्र बिंदु से परिधि, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और इसी त्रिज्या को अगर हम डबल कर देंगे ऐसे, पूरा यहाँ से यहाँ मिला दिए और केंद्र बिंदु से होके गुजरेगा, तो यह कहलाता है व्यास। और जो व्यास होता है ना, डायमीटर होता है, वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है, जो डायमीटर होगा, जो व्यास होगा, वह क्या होगा? वो आपका त्रिज्या का 2 गुना होगा। यानी अगर कभी क्वेश्चन में त्रिज्या दे रखा हो, व्यास पूछे तो त्रिज्या का डबल कर देंगे, व्यास से अगर त्रिज्या पूछे तो व्यास का आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आ रहा है। त्रिज्या किसको बोलेंगे? केंद्र बिंदु से परिधि, यह आपका क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और अगर हम इसको इससे मिला दें, अच्छा कहीं से भी केंद्र बिंदु से परिधि कहीं मिला दीजिए, यह सब क्या होगा? यह सब आपका त्रिज्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग इसके क्षेत्रफल की। किसका? इसके नीचे इसका क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? आप बोलिएगा सर πr²। और अब एक बात ध्यान से समझिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 होता है या 3.14 होता है।
पाई जो है पाई आर स्क्वायर, अब हर उस जगह पे पाई आएगा जहां पे आपका सर्कल लगा होगा। जैसे 2D फिगर तो आपका यह हो गया, जब आप 3D फिगर में जाइएगा तो आपको मिलेगा बेलन। बेलन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय 2πr/h, वहां भी आपको पाई मिलता है। आयतन कैसे निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर h, वहां भी आपको पाई मिलता है। आप जब शंकु करते हैं वहां भी आपको 1/3 πr² वहां भी पाई मिलता है। गोला में भी 4/3 πr³ वहां भी पाई मिलता है, अर्धगोला में भी पाई मिलता है। इसलिए क्योंकि उन सभी जगहों पे वृत्त आपको कहीं ना कहीं है, सर्किल कहीं ना कहीं है। तो जहां सर्किल आपको दिखेगा वहीं पे आपको क्या दिखेगा, पाई दिखेगा। तो यहाँ वृत्त है, समतलाकृति है, 2D की बात कर रहे हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और अगर हम इसके सरकमफ्रेंस की बात करें, परिधि की बात करें, परिधि मतलब क्या होता है, चारों ओर की लंबाई। जैसे यहाँ से शुरू किए वापस चल के यहाँ तक आइए, यही क्या कहलाएगा, यही परिधि कहलाता है, चारों ओर की लंबाई। परिधि क्या होता है, 2πr। कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2πr। क्लियर। अब चलिए, अब चलते हैं हम लोग अगले आकृति की तरफ। अगला आकृति क्या है हमारा, अगला आकृति है यहाँ हमारा अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मतलब केंद्र बिंदु से देख लीजिए, यहाँ पे केंद्र बिंदु से परिधि, यह क्या होगा, त्रिज्या, और इसी को डबल कर दिया, यह क्या है आपका व्यास है यानी कि डायमीटर है। हम अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें अर्धवृत्त की, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है। बस इसी का क्या करना है, आपको आधा कर लेना है। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, आप इसी का आधा कर लोगे तो क्या निकलेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर हम इसके परिधि की बात करें, परिमाप की बात करें, तो जब पूरा वृत्त होता है तो 2πr, तो आधा वृत्त है तो पाई आर होगा। जब पूरे वृत्त की बात की है तो परिधि 2πr है, तो जब आधा वृत्त यानी यहां से यहां तक का लंबाई निकालना होगा, और ऐसे वाले का लंबाई जो है, जो कर्व टाइप का होगा, उसका लंबाई हमेशा पाई से ही निकलेगा। तो पाई आर हो गया, पूरा तो 2πr, आधा तो पाई आर। लेकिन इसमें यह तो बढ़ गया ना, यह वाला हिस्सा बढ़ गया ना। इसमें देख लीजिए, इसमें अगर यहां से चले तो चारों ओर की लंबाई यही परिधि होगा, ठीक है। लेकिन अर्धवृत्त में क्या होगा, यहां से चले तो ऐसे चलेंगे और वापस ऐसे भी तो आना पड़ेगा। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाता है, जब भी फिगर आपका इसका आधा होगा, 1/4 होगा, यानी संपूर्ण फिगर नहीं होगा, तो आप ध्यान रखिएगा आर का वैल्यू हमेशा प्लस होता है। तो पाई आर और प्लस क्या लिखेंगे हम, पाई आर प्लस 2r लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, पाई आर प्लस 2r। अब पाई आर प्लस 2r अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करिएगा ना, यह कितना आ जाता है समझिएगा। यहाँ पे जैसे इन दोनों जगह पे आर है तो आर कॉमन ले लेंगे, तो आर कॉमन अगर लेते हैं तो यहाँ पाई बचेगा, आप बोलोगे कि हाँ सर बचेगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2। बोलो बचेगा कि नहीं, आप बोलोगे बच जाएगा सर। आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पाई बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2। अब आर इंटू पाई का मान क्या होता है, 22/7, और प्लस क्या होगा यहाँ पे, प्लस आपका 2 होगा। आर इंटू यह क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और 22 36, 36/7, यानी 36/7 इंटू आर भी हम इसको लिख सकते हैं। यह क्या हो जाएगा आपका, 36/7 इंटू आर। पाई आर प्लस 2r मतलब 36/7 इंटू आर, आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे अर्धवृत्त के परिधि की, तो यह हमारा क्या होगा, पाई आर प्लस कितना, प्लस 2r। पाई आर से क्या निकलेगा, पाई आर से जो कर्व वाला भाग है उसका लंबाई यहाँ से यहाँ तक, और 2r क्यों, क्योंकि इसको भी तो आप ऐड करिएगा। आगे चलिए, अब अगर हम बात करें तिर्यखंड की, सेक्टर की, जैसे यह आपका पूरा सर्कल है 360 से कवर्ड है, या आपका आधा है 180 से कवर्ड है, उसी तरीके से अगर इसका कोई हिस्सा ले ले हम, पूरे वृत्त का कोई एक हिस्सा ले लेंगे, यही क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा, यानी कि तिर्यखंड कहलाएगा। तिर्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो समझिएगा भाई, यह तो वृत्त का ही हिस्सा है ना, यह क्या है, वृत्त का ही एक हिस्सा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, आप बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर से निकलता है। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर θ/360 डिग्री, बस इससे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू θ कितना, इंटू θ/360 डिग्री कर लीजिएगा, इससे तिर्यखंड का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। पूरा वृत्त तो पाई आर स्क्वायर, जब हम पूरे वृत्त का भी क्षेत्रफल यही होता है, पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर θ/360 ही पूरे वृत्त के लिए भी लागू होता है। लेकिन जब पूरे वृत्त की बात करते हैं तो थीटा आपका 360 हो जाता है, इस वजह से इससे यह कट जाता है, तो हम केवल पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन वहाँ भी क्या होता है, वहाँ भी आपका θ/360 होता है। तो यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर इंटू θ क्या लिखेंगे, 360,
पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का, उसका कौन सा हिस्सा है, थीटा, थीटा बट्टा 360वां हिस्सा है। ठीक है, अब मान लीजिए थीटा का मान दे दिया 90, तो 90 बट्टा 360 यहाँ 4 हो जाएगा। थीटा का मान अगर दे दिया 60, तो 60 बट्टा 360 यहाँ 6 हो जाएगा। बाकी आर का जो वैल्यू दे रखा होगा उसको यहाँ पुट करके अपना मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग वृत्त वाले को तो ध्यान रखते हैं, अर्धवृत्त वाले को भी ध्यान रखते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के फंस जाते हैं। अगर हमसे किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बट्टा 360। चाप की लंबाई पूछे, चाप की लंबाई कहने का मतलब परिधि ही होता है। चाप की लंबाई मतलब कि जो परिधि है इसका ही एक हिस्सा है यह पूरा वृत्त आपका परिधि हो गया 2 पाई आर, उसी का एक हिस्सा है ना। तो हम क्या कैसे निकालेंगे चाप की लंबाई, यह होगा 2 पाई आर। क्या होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर से क्या निकलेगा पूरा। अब इसका कितना भाग है, थीटा बट्टा 360वां भाग है, तो थीटा बट्टा 360 से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, चाप कहाँ से कहाँ तक, चाप आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही कहलाएगा चाप। इसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, आर्क लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, आर्क लेंथ को हम लोग यहाँ पे डिनोट करेंगे एल से। तो अगर एल से डिनोट करते हैं तो एल का मान क्या होगा 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टा 360, इसका लंबाई 2 पाई आर करेंगे, पूरा का लंबाई निकलेगा। थीटवा हिस्सा वाला हमको निकालना है तो थीटा बट्टा 360 यहाँ पे लिख देंगे। परिधि का ही हिस्सा निकालना है ना, तो परिधि का थीटा बट्टा 360वां भाग निकाल लीजिए। और अब अगर हमें निकालना है परिधि, तो परिधि कैसे निकालेंगे, तो परिधि में यह तो आएगा ही यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्यखंड की बात करें, यानी इसको अगर हम एल से डिनोट कर दे, यहाँ पे यह वाला हमारा अगर एल मान लेते हैं किसको, 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टा 360, तो अगर हम इसके परिधि की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक अगर एल मान ले तो एल और प्लस यह आर और यह आर, यानी एल प्लस क्या होगा, एल प्लस 2r। देख लीजिए जब भी पूरे वृत्त ना होकर के आधा एक चौथाई वृत्त रहेगा तो हमेशा परिधि में 2r ऐड होगा। एल यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई प्लस आर, और एल कैसे निकालेंगे 2 पाई आर इंटू थीटा बट्टा 360 से। आगे अब यहाँ पे बात होता है आपका वृत्तखंड की। वृत्तखंड किसको बोलते हैं, वृत्त का कोई भी खंड, जैसे यहाँ पे देखिए यह वाला वृत्तखंड हो गया, यह वाला, यह दीर्घ वृत्तखंड हो गया, यह लघु वृत्तखंड हो गया, तो यह हमारा वृत्तखंड कहलाता है। अब वृत्तखंड का इसका जो लाल वाला भाग है यह आपका वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो हम पूरे इसके क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से, अगर हम यहाँ पे इसको ओ बोले, यह ए है, यह हमारा क्या है, यह हमारा बी है, और पूरा जो है आपका यह आपका त्रिज्यखंड है, तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, किसमें, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, जैसे ये हमारा पूरा एक त्रिज्यखंड हो गया, इसके क्षेत्रफल में से अगर हम क्या करें, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा ले, तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा आप बताइए। आप बोलोगे सर पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वृत्त का ही हिस्सा है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्षेत्रफल, और इसमें से घटा लेंगे जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल, तो 1/2 गुने, देखिए यह कोण तो पता है ना थीटा, दो भुजा पता है, बीच का कोण, तो क्षेत्रफल 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा होगा। भाई 1/2 गुने ए बी, तो ए का मान भी आर है, बी का मान भी आर है, और यहाँ पे थीटा, तो साइन थीटा, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा ना इस त्रिभुज का। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अभी जस्ट आप सीखे थे कि कोई दो भुजा बीच के कोण पता हो, तो क्षेत्रफल 1/2 गुने ए बी साइन थीटा, तो 1/2 गुने ए बी, ए के जगह आर, बी के जगह आर, साइन थीटा यहाँ पे लगा दिए, यानी 1/2 गुने आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा इस भाग का, ये जो भाग है ना इसका क्षेत्रफल, कौन वाला, जो लाल वाला भाग है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 से पूरे त्रिज्यखंड का, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका निकल जाएगा। एक बार अच्छे से इन सभी फॉर्मूला को आप रिव्यू कर लीजिए, और अगर कहीं दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिए। और अगला जो क्लास होगा उसको भी मिस मत करिएगा। क्योंकि क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, और पीवाई क्यू जो है, जो 25-26 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड, ज़्यादातर केवल पाई के मान से 22 से 11 के डिविजिबिलिटी से ही आपका सोल्व हो गया है। उस चीज़ को भी हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन करने के दौरान।
चलिए, तो हम लोग यहाँ पे त्रिभुज देख लिए हैं, वृत्त देख लिए हैं। वृत्त की एक और बात आप समझ लीजिए, कोई भी जो वृत्ताकार पहिया, तो आपको पता है वृत्ताकार होता है, एक चक्कर में वह अपने परिधि के इतना दूरी तय करता है। यानी कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई। अगर वृत्ताकार परिधि है तो एक चक्कर में 2 पाई और इतना दूरी तय करेगा। 2 चक्कर में तो इसका 2 गुना, n चक्कर में तो इसका n गुना दूरी तय करेगा। यह बात समझ रहे हैं? किसी भी पहिया के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी कितना होता है, उसके परिधि के बराबर। जैसे मान लीजिए यह आपका कोई पहिया है, तो एक चक्कर में यहाँ से चलना शुरू किया, वापस यहाँ तक आएगा तो एक चक्कर 2 पाई आर। यही बात यहाँ लिखा गया है। अब आगे देखिए, कभी कभी इसका भी, इसको बोलते हैं चक्राकार या वृत्ताकार वलय, इसका क्षेत्रफल पूछ देगा, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। तो ये जो वृत्ताकार वलय है या रास्ता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो यह हो जाएगा पाई, यहाँ पे 2 आर दिख रहा होगा, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इससे क्या निकलेगा, ये जो वृत्ताकार रास्ता है इसका क्षेत्रफल, रास्ता यानी कि पीला वाला जो भाग आप देख रहे हैं ना, इस पीले वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसी को बोल देता है वृत्ताकार रास्ता या वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होगा, हमारा आंसर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। और इस रास्ते का चौड़ाई कितना होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका चौड़ाई क्या होगा, तो यह चौड़ाई कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, कैपिटल आर, इस रास्ते का चौड़ाई निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बड़े वाले वृत्त के त्रिज्या में से छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटा लेंगे। या कैसे निकलेगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है और यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, तो कैपिटल आर में से स्मॉल आर घटाएंगे तो ये रास्ते का चौड़ाई नहीं निकलेगा। तो रास्ते का चौड़ाई, वृत्ताकार रास्ते का चौड़ाई बड़ी वृत्त की त्रिज्या में से छोटी वृत्त की त्रिज्या को घटा करके निकलेगा। और वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बड़ा वाला वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लीजिए। पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल की, यानी चतुर्भुज की। त्रिभुज देखे हैं आप, वृत्त भी देखे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं चतुर्भुज की। देखिए, यह हमारा कोई चतुर्भुज है, जनरल चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। अब एक विकर्ण हम इस तरीके से खींच दिए BD, और इस शीर्ष से हम इस विकर्ण पे एक लंब डाल दिए और दूसरा लंब इस शीर्ष से इसके ऊपर डाल दिए। तो आपको पता है 2 त्रिभुज में यह बट गया, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 गुने यह वाला आधार होगा, यह ऊंचाई होगा, और इस पार्ट का क्षेत्रफल 1/2 गुने यही आधार होगा और यह ऊंचाई होगा। इसी चीज को अगर आप जोड़ लीजिएगा तो 1/2 गुने BD इंटू H1 प्लस H2 आ जाता है। इससे क्या निकलेगा, कोई भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर दोनों ऊंचाई दे रखा हो और अगर एक विकर्ण का लंबाई दे रखा हो, तो क्षेत्रफल आपका 1/2 गुने BD इंटू H1 प्लस H2 निकलेगा। 2 त्रिभुज दिख रहा है ना, दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके उसको जोड़ लेंगे, और H1 H2 है मतलब कि लंब डाला गया इस भुजा पे, तो भाई इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का निकलेगा और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, दोनों को जोड़ेंगे, यही वैल्यू आएगा। आगे देखिए, यह ज्योमेट्री का आपका थ्योरम है, किसी चतुर्भुज के सभी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बने चतुर्भुज का क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। आगे चलिए, अब चतुर्भुज के अंदर जब हम लोग गए हैं तो शुरुआत करते हैं वर्ग की। चतुर्भुज किसको बोलते हैं, 4 भुजाओं से घिरा हुआ बंद समतलाकृति। अब वर्ग की बात करते हैं। वर्ग क्या होता है, इसका चारों भुजा बराबर, चारों कोण भी बराबर। चारों भुजा का माप अगर हम A लेते हैं, ठीक है, तो चारों कोण कितना कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अब अगर इसके परिमाप की बात करें तो 4 गुने चारों भुजा का लंबाई A प्लस A प्लस A प्लस A 4A हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा, A स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर, और विकर्ण क्या होगा, √2 इंटू A। विकर्ण मतलब यही, विकर्ण मतलब अल्टरनेट शीर्षों को मिलाने वाली रेखा। कैसे निकलेगा, √2 इंटू A। अगर हमसे क्षेत्रफल पूछे, भुजा स्क्वायर करेंगे, A स्क्वायर करेंगे, परिमाप 4A होगा, और विकर्ण क्या होगा, √2 इंटू A। आगे देखिए, इस चीज को भी आप समझ लीजिए, किसी वर्ग के भीतर, यह आपका क्या है, यह आपका वर्ग है और इसके भीतर वृत्त है। तो किसी वर्ग के भीतर जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा ना, उसका जो आपका व्यास होगा, ठीक है, वह वर्ग के भुजा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में D से हम क्या दर्शाए हैं, D से हम दर्शाए हैं कि व्यास को। अच्छा, व्यास को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं,
भुजा क्या होगा ए, और यह क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर, लिख सकते हैं ऐसे। ये देखो ना यहाँ पे, अगर हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो यह क्या होगा, यह वृत्त का व्यास हो जाएगा यानी 2 × r, और यही क्या है, यही आपका वर्ग का भुजा भी है यानी कि a, तो a बराबर 2r होगा। यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो किसी भी वर्ग के भीतर में जो सबसे बड़ा वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या का 2 गुना वर्ग के भुजा के बराबर, यानी a बराबर 2r, r बराबर a/2, r बराबर a/2, यहां से संबंध निकाल सकते हैं। किसी वर्ग के बाहर में अगर वृत्त बनाया जाए उस केस में क्या होगा, इसका जो व्यास होगा, या तो व्यास है ना, देख लीजिए यहां से यहां तक, और यह केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा, व्यास यानी कि ट्वाइस ऑफ आर, व्यास जो होगा वह क्या होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर यानी √2 × a। यह जो है वह क्या है, इसको गौर से अगर देखिएगा तो पता चलेगा वर्ग का विकर्ण है यानी √2 × a है। और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ अगर हम इसको देखें वृत्त का व्यास भी है यानी कि 2 × r है, तो 2r बराबर √2 × a हो जाएगा, जहां a क्या है, a आपका जो है वर्ग की भुजा है, a क्या है वर्ग की भुजा है, और r क्या है वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ भी a वर्ग की भुजा है और r जो है वृत्त की त्रिज्या। इस रिलेशन पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं। फिगर को अगर अच्छे से समझ जाइएगा तो आपको पता लग जाएगा कि मामला क्या है। यहां से यहां तक वर्ग की भुजा यह वृत्त के व्यास के बराबर नहीं है, और यहां से यहां तक देख लीजिए यह क्या है, यह आपका वृत्त का व्यास है यानी 2 × r, त्रिज्या का डबल है, और यही आपका क्या है वर्ग का विकर्ण है। आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की, आयत की। आयत का क्या होता है, आमने सामने की भुजा जो है समानांतर और बराबर होता है, नहीं तो अगर यह L है तो यह भी आपका L होगा यहाँ से यहाँ तक, और अगर इसको B लेते हैं तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, यह भी आपका B हो जाएगा। परिमाप बताइए, 2 × L + B, यानी लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल। परिमाप क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई के योग का डबल। कैसे निकालेंगे, L + B + L + B, चारों भुजाओं के लंबाई का योग 2 × L + B हो जाएगा। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, और विकर्ण कैसे निकालेंगे, √अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। इससे क्या निकल जाता है, इससे निकल जाता है इसका विकर्ण, 2 × लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इससे निकल जाता है, क्या निकल जाता है, इससे आयत का आपका यहाँ पे विकर्ण निकल जाता है। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे चलिए, एक बात और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी एग्जाम में जो है लगातार पूछ रहा है, उसको भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यह आपका कोई आयत है, ठीक है, यह आयत है, और इसको हम ले लेते हैं ए, यह आपका बी है, यहाँ पे सी, और यह आपका डी है, और भीतर में कोई बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे कोई बिंदु ले लिए, तो इसको मिला दिए इस तरीके से, ऐसे मिला दिए, और इससे इसको मिला दिए, और यह जो बिंदु है यह आपका बिंदु P है। यह कौन सा बिंदु है, यह बिंदु P है। ध्यान से समझिएगा, यह जो है आपका, आप देख पा रहे होंगे कि यह पूरा सीधा नहीं है, हल्का तिरछा है। यहाँ पे क्या है, विकर्ण एक दूसरे को काट रहा है, तो यह अलग मामला है। यहाँ विकर्ण नहीं है, आयत के भीतर कोई बिंदु है, आयत के भीतर कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पे कोई अंदर बिंदु है, ऐसा ना नहीं किया यह आपका विकर्ण है। अब आपसे संबंध यह पूछा जाएगा कि ये जो है PA, PC, PB और PD में से कोई 3 का वैल्यू देकर के चौथा पूछा जाता है। अभी बहुत क्वेश्चन आ रहा है इससे। तो यहाँ पे एक रिलेशन बनता है, क्या बनता है, P × A, तो PA, P से लेकर के A तक का लंबाई यानी कि PA का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। आप बोलोगे सर इस चीज को हम याद कैसे रखेंगे, इस पे आधारित क्वेश्चन अभी खूब पूछा जा रहा है। याद कैसे रखना है, तो दोनों अलग अलग जो टुकड़ा है उसके वर्गों का योग। तो यहां से देखिए यहां तक एक टुकड़ा क्या है PA, उसके बाद अब इसका दूसरा टुकड़ा क्या है PC, तो इसी का दोनों टुकड़ा के वर्गों का योग यानी PA का स्क्वायर इंटू PC का स्क्वायर बराबर इसके दोनों टुकड़ाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी PB का स्क्वायर इंटू PD का स्क्वायर। बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एग्जाम में अभी खूब पूछ रहा है।
यह बात समझ में आया? जल्दी से बताओ, यह समझ में आया कि नहीं? यह रिलेशन आपको ध्यान रखना है बस। पीए, पीसी, पीवी, पीडी में से कोई तीन का मान दे करके चौथा का मान आपसे पूछेगा। चलिए आगे चलिए। अब यहाँ देखिए, आयत के भीतर जो है रास्ता बनाया जाएगा, उस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। जैसे गौर से देखिएगा, यह अगर आपका कोई आयत है, ठीक है, अब इसके भीतर में कोई रास्ता बनाया जाएगा। जब आयत के भीतर में कोई रास्ता बनेगा तो अंदर वाला जो होगा एक आयत, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस रास्ते का चौड़ाई अगर x है, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं, यह रास्ते का चौड़ाई, यह अगर x है, लंबाई अगर l है, चौड़ाई अगर b है, ठीक है, तब आपसे इस रास्ते का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, किसका? इस रास्ते का, ये जो देख रहे हैं ना, इस रास्ते का क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे? इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है? आपको करना है रास्ता का जो भी चौड़ाई है उसका दोगुना इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और घटा लेना है रास्ते के चौड़ाई का दोगुना। एक यह तरीका है। दूसरा बेसिक तरीका है कि बड़ा वाला आयत के क्षेत्रफल में से छोटा वाला आयत के क्षेत्रफल को घटा लीजिए, इससे भी आपका रास्ते का चौड़ाई निकल जाएगा। लेकिन आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। बार बार आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आते रहता है। आप क्या लिख सकते हैं? 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, क्योंकि अंदर रास्ता है तो माइनस होगा, और अगर बाहर रास्ता बनाया जाए तो यही माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बोला जाए, क्वेश्चन में ऐसे बोला जाएगा कि एक 20 मीटर गुना 30 मीटर लंबाई के आयताकार मैदान में 5 मीटर चौड़ाई का रास्ता अंदर से बना हुआ है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो x का मान क्या होगा? यह वाला, यह लंबाई है, यह चौड़ाई है। अंदर रास्ता बना है, यह फॉर्मूला है। बाहर रास्ता बना है, यह वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए। और अगर आयत के अंदर बने क्रॉसिंग रोड, क्रॉसिंग रोड जैसे मान लीजिए कि ऐसे बोलता है कि एक रास्ता ऐसे बनाया गया, एक रास्ता ऐसे ऐसे बनाया गया। अब आपसे पूछेगा रास्ते का क्षेत्रफल, तो इस केस में जो है क्रॉसिंग वाला है तो यहाँ केवल x डालिएगा, और l प्लस बी माइनस एक्स, जो x यहाँ पे होगा वही उसी को यहाँ पे क्या करना है? घटा लेना है। कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, इसलिए यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप डायरेक्ट भी उसको बना सकते हैं। आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल 2x, जहां x होगा रास्ते की चौड़ाई, इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x। आयत के बाहर में अगर कोई रास्ता बना है उसका क्षेत्रफल पूछे 2x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। और अगर आयत के अंदर क्रॉसिंग रोड बना हुआ है तो x इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज का। समानांतर चतुर्भुज का क्या होता है? आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होती है, यानी यह भुजा अगर ए है तो यह भी ए होगा, यह अगर बी है तो यह भी क्या होगा? बी होगा। परिमाप कैसे निकालेंगे? 2 इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यानी 2 इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। क्षेत्रफल कैसे निकलता है? क्षेत्रफल निकलता है इसका बेस गुने हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई से। सवाल में दिया हुआ रहेगा कि एक समानांतर चतुर्भुज का आधार इतना है, ऊंचाई इतना है, तो क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज रहता तो 1/2, त्रिभुज तो है नहीं तो सीधे आधार गुने ऊंचाई। अब यहाँ पे भी एक रिलेशन निकलता है इसके विकर्ण में और भुजाओं में। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं तो ए बी सी डी, बी डी क्या है? विकर्ण है, ए सी क्या है? विकर्ण है। तो दोनों विकर्णों के वर्गों का योग जो होगा वह 2 इंटू दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। दोनों विकर्णों के वर्गों के योग का जो होगा वह 2 इंटू दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के 2 गुना के बराबर होगा, ठीक है। एक और बात इसमें समझिए, इसमें क्या होता है कि ऐसे आपका जो है कोई समानांतर चतुर्भुज इस तरीके से दे दिया जाएगा, ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि एक लंब यहां से इस पे डाला जाएगा, और एक लंब जो है इसी शीर्ष से ऐसे इस पे डाला जाएगा। अब मान लीजिए कि इसमें यह जो है आपका, यह भुजा आपका हम ले लेते हैं कितना? ए ले लेते हैं, और यह भुजा ले लेते हैं बी।
और यह जो ऊंचाई है इसको हम h1 ले लेते हैं और यह ऊंचाई h2 ले लेते हैं। तो आप बताइए कि हमने आपसे क्या कहा कि जिसके ऊपर लंब डाला जाएगा वो आधार हो जाएगा, तो यह आधार होगा, यह ऊंचाई होगा, तो इसका क्षेत्रफल a गुने h1 से निकाल सकते हैं ना। त्रिभुज होता तो 1/2 करते, लेकिन यहाँ पे चतुर्भुज है तो सीधे यह आधार और यह ऊंचाई, तो आधार गुने ऊंचाई। उसी तरीके से इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर लंब डाला गया है तो अब यह आधार हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा, तो इससे भी क्षेत्रफल निकलेगा, दोनों से क्षेत्रफल निकल रहा है, इसलिए दोनों आपस में बराबर। यानी हम कहना ही चाहते हैं कि समानांतर चतुर्भुज में बड़ी भुजा और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर होगा छोटी भुजा उन्हें छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। क्यों? क्योंकि यहां से भी क्षेत्रफल, यहां से भी क्षेत्रफल निकलता है, बहुत समझना जरूरी है इसको। समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा, बड़ी भुजा गुने बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर छोटी भुजा गुने छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, क्योंकि इससे क्या निकल जाता है, इसका क्षेत्रफल, दोनों से क्षेत्रफल, इसलिए आपस में बराबर। आगे चलिए, अगर एक विकर्ण का लंबाई पता है कि एक विकर्ण का लंबाई d है, जैसे यह हमारा कोई समानांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है, ऐसे, और इसका कोई एक विकर्ण हम ले लेते हैं, मान लीजिए यह वाला विकर्ण, इसका लंबाई क्या है, इसका लंबाई हमें पता है d, और आपको पता है कि एक साइड इसका क्या होगा, एक साइड इसका b होगा और एक साइड a होगा। अब अगर हम चाहे, यहाँ ध्यान से समझिएगा, इस वजह से क्या हुआ है, जैसे ही आप एक विकर्ण खींचे तो समानांतर चतुर्भुज जो होगा दो समान त्रिभुज में बढ़ जाएगा, तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल के डबल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, आप बोलोगे निकल जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे s, तो इस त्रिभुज का 3 भुजा पता है a b d, तो हम क्या करेंगे a प्लस डी प्लस a प्लस b प्लस d बाई 2, इससे क्या निकल जाएगा, s निकल जाएगा ना भाई। त्रिभुज का 3 भुजा पता है तो s कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ करके आधा, फिर क्या करेंगे रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी, इससे क्या निकलेगा, इसका क्षेत्रफल, और इसी को डबल कर देंगे, पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस वजह से यहाँ 2 इंटू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी किया गया है। देखिए यह सब ऐसा चतुर्भुज है जहाँ पे हम लोग का ध्यान नहीं जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो छूट जाता है, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे भी। आगे चलिए, अगला देख लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज का क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है लेकिन चारों कोण बराबर नहीं होता है। हाँ, लेकिन एक गुण इसका जरूर है कि इसका जो विकर्ण होता है, ठीक है, जैसे एक यह वाला विकर्ण ले लिए और दूसरा विकर्ण हम यहाँ पे यह वाला ले लेते हैं, ठीक है, यह दोनों जो विकर्ण है एक दूसरे को ना 90 डिग्री पे काटता है। कितना डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री पे, यानी यहाँ 90, इधर भी 90, चारों तरफ से कितना कितना डिग्री, 90 डिग्री पे कटे। 90 डिग्री पे क्या होता है, यह समद्विभाजित होता है। फिर से समझिए, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। तो जैसे ही यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो देखिए यह वाला एक हो जाएगा हमारा लंब, यह हो जाएगा आधार, और यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका कर्ण। यानी समचतुर्भुज का जो भुजा होगा वह कर्ण हो जाएगा, और एक विकर्ण का आधा लंब, दूसरा विकर्ण का आधा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, होगा। चलिए, अब अगर हम इसके परिमाप की बात करें तो 4 गुने भुजा 4a हो जाएगा। क्षेत्रफल इसका हमेशा विकर्ण से निकलता है 1/2 गुने d1 गुने d2, यानी दोनों विकर्णों के लंबाई का गुणनफल। d1 क्या है, डायगोनल 1, यानी पहला का विकर्ण, d2 क्या है, दूसरा का विकर्ण, तो 1/2 गुने d1 गुने d2, इससे क्या निकलेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे चलिए, अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यह हमारा कोई समचतुर्भुज है, ठीक है, इस प्रकार से यह हमारा क्या है, कोई समचतुर्भुज है। अब 2 विकर्ण है इसमें, एक यह वाला विकर्ण और एक यह वाला विकर्ण, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यह आपका है जो d1 है पूरा, वह है आपका 10, और d2 जो है यह है आपका 24। आपको बताना है कि इसका भुजा, समचतुर्भुज का भुजा क्या होगा। दोनों विकर्ण दे रखा है, तो दोनों विकर्ण पता है d1 d2, तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2 गुने d1 गुने d2, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप भुजा बताइए कि क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, एक विकर्ण 10 है, मान लीजिए कि छोटा वाला 10 है, तो आधा कितना हो जाएगा इसका, 5, और दूसरा विकर्ण 24 है, पूरा 24 है, तो आधा कितना हो जाएगा, 12, तो यह 5 है, 12 है, यहाँ 90 डिग्री होता है, तो ए कैसे निकलेगा,
तो ए बराबर हम लिखेंगे रूट अंडर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 144 और 25 169, 169 का वर्गमूल कितना 13। ये का मान कैसे निकल गया आपका यहाँ पे इस फॉर्मूला से। आप चाहे तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला का उपयोग करके ए का मान निकाल सकते हैं। d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, 676, 676 का वर्गमूल क्या हो गया 26, 26 का आधा 13। यहाँ भी पुट करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी पुट करके आप जो है समचतुर्भुज का भुजा निकाल सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समकोण पे समद्विभाजित करता है। समकोण पे समद्विभाजित करता है मतलब अगर एक विकर्ण पूरा 10 है तो इसका आधा 5 होगा, दूसरा विकर्ण पूरा 24 है तो आधा क्या होगा 12 होगा। अब यह आपका लंब है, यह आधार है, अगर भुजा पूछा है मतलब कर्ण पूछा है। ठीक है, हम फॉर्मूला यहाँ पे लंब आधार कर्ण वाला जो लगता है लगा करके आंसर आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर, चलिए। और आपका एक होता है चतुर्भुज के अंदर ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम लोग 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। जैसे यह भुजा अगर ए है और यह भुजा बी है, आप देख सकते हैं कि यह दोनों समानांतर है। इन दोनों भुजाओं के बीच का अंतर चाहे यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए या यहाँ से लीजिए बराबर है। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर होता है और दो असमानांतर। उस समानांतर भुजाओं का योग यानी ए प्लस बी गुना इसके बीच की दूरी, अगर इसके बीच की दूरी अगर लंबा दूरी हम ले लेते हैं यहाँ पे कितना h, क्या होगा 1/2 गुने ए प्लस बी गुना h, 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा इसी फॉर्मूला से निकलता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। क्वेश्चन में हमेशा समानांतर भुजा दे रखा होगा, ऊंचाई दे रखा होगा, इस फॉर्मूला के ऊपर पुट करेंगे और हम लोग अपना जो है क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए, इतना क्लियर हुआ। एक बट्टा दो गुने समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। अब आइए आगे चलते हैं, हेक्सागन की बात करते हैं। हेक्सागन यानी कि षष्ठभुज है। षष्ठभुज में क्या होगा 6 भुजा होगा, सभी भुजा बराबर। अब षष्ठभुज में जो है आपको यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। और इसमें बस आपको गुना कर देना है कितना से 6 से। यही क्या होगा, यही आपका समषष्ठभुज का क्या हो जाएगा एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो समषष्ठभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर और बस इसमें गुना कर देना है कितना से, इसमें गुना आपको कर देना है 6 से। यही आपका क्या होगा आंसर, और समषष्ठभुज से यही क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, इसमें कुल मिलाकर के 6 समबाहु त्रिभुज बनते हैं। तो करना है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस उसमें 6 से गुना कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका समषष्ठभुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से आपका जो है 2D खत्म हुआ। अब बात करते हैं हम लोग 3D फिगर की। आइए एक बार 3D के सभी फॉर्मूला का रिवीजन हम लोग कर लें। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा, तो PDF से फॉर्मूला का रिवीजन आप अच्छे से कर लीजिएगा। जब आप बात करिएगा ना 3D की, वहाँ पे यह सब टर्म आएगा, जैसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। तो जो लेटरल सरफेस एरिया होगा उसको हम किससे दर्शाएंगे LSS, LSA से लेटरल सरफेस एरिया यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं बाहर से जो फिगर हमें दिख रहा होगा केवल उसका क्षेत्रफल कहलाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हिस्सा बाहर से हमें दिखता है उसी को हम लोग CA से बोलते हैं। LSA और CA से में अंतर क्या होता है समझिएगा। जैसे आपका CA से
कर्व सी से जो होता है आपका यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी जो आकृति वक्राकार होती है, जैसे इस प्रकार का जिसमें भी फिगर आपको दिखेगा, उसके बाहरी क्षेत्रफल निकालने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं वह होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और जो फिगर आपको इस प्रकार से दिखेगा, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, उसके बाहरी क्षेत्रफल के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं लेटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, यह वास्तव में दोनों बाहरी ही है। तीसरा क्या है, टोटल पृष्ठीय, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया टीएसए। यह दोनों मिला जुला करके सेम ही चीज है। बाहर से जो क्षेत्रफल दिखे, बाहरी भाग का जो क्षेत्रफल, उसको एलएसए या सीएसए बोलेंगे, और टीएसए का मतलब होगा टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिखने में थोड़ी सुविधा होती है, इस वजह से हम लोग एलएसए सीएसए टीएसए लिखते हैं। आगे आयतन वॉल्यूम होता है, इसका मतलब भी जहां भी लिखा जाए आप समझ जाइए बात वॉल्यूम की हो रही है, आयतन की हो रही है। और विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, जहां डी लिखा जाए समझ जाइए कि बात किसकी हो रही है, डायगोनल की हो रही है। समझ पा रहे हैं। एलएसए मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीएसए मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टीएसए मतलब टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन को भी से, विकर्ण को डी से। अब आइए बात करते हैं घन की। घन का एग्जाम्पल क्या है, लूडो आप सभी लोग खेलते हैं, लूडो ही इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखे होंगे उसमें कुल मिलाकर के पृष्ठ कितना रहता है, 6। तो यही लिखा गया है कि घन में 6 पृष्ठ, पृष्ठ बोलिए, फलक बोलिए, सतह बोलिए, एक ही बात है। कितना सतह होता है, 6 सतह होता है। शीर्ष कितना होता है, 8 शीर्ष होता है। शीर्ष मतलब इस तरह का कोना जो आप देखते हैं ना, उसी को शीर्ष बोला जाता है। तो 8 शीर्ष आपको दिखेगा, 4 ऊपर में 4 नीचे में, और 12 किनारा होता है। अगर किनारा मापिएगा ना इसका टोटल, ऊपर में देख लीजिए 4, फिर नीचे में 4 और बीच में आपका 4, यानी टोटल 12 किनारा होता है। इसको हम लोग किनारा बोलते हैं। देख लीजिए यह क्या होता है, यह आपका किनारा होता है। ऐसा ऐसा कुल मिलाकर के 12 किनारा मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर घन की बात करें, इसमें 6 पृष्ठ होगा, 8 शीर्ष और 12 किनारा, और जितना भी पृष्ठ होगा, जो भी सतह होता है, सबका सब क्या होता है, वर्गाकार होता है। अब अगर हम बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया की, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यह होगा 4a²। प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। बाहर से आपको क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। ऊपर नीचे वाला बाहर से नहीं दिखता है। सामने से अगर दिखेंगे लूडो को तो क्या दिखेगा, हमें 4 हिस्सा दिखेगा, ऊपर नीचे वाला नहीं दिखेगा, 4a²। और संपूर्ण में ऊपर नीचे वाला हमेशा जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 6a²। इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 4a² और संपूर्ण जो होगा वो आपका 6a² होगा। आयतन की बात करें तो a³ यानी भुजा अगर a मानते हैं तो a³ हो जाएगा। विकर्ण √3 × a होगा। और नंबर ऑफ क्यूब यानी घनों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो हम क्या करेंगे कि बड़े घन के भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग करेंगे और इसका कर लेंगे क्यूब, इससे निकलेगा घनों की संख्या। जैसे क्वेश्चन ऐसे बोला जाएगा कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन काटा जा सकता है, तो 8/2 का क्यूब करेंगे, 8/2 4, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64। तो घन में यह टोटल फॉर्मूला आपका यूज होता है। वक्र इसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², विकर्ण आपका आयतन आपका a³, विकर्ण आपका √3 × a, और नंबर ऑफ क्यूब्स पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा से भाग करेंगे और इसका कर लेंगे क्यूब। आगे हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, यानी कि घनाभ की। घनाभ में यहाँ भी देखिए 6 पृष्ठ, 8 शीर्ष और 12 किनारा यहाँ भी होता है, लेकिन सभी सतह, सभी पृष्ठ जो होगा वह क्या होगा, आयताकार होगा। घनाभ का एग्जाम्पल आपका जो है कमरा हो सकता है, पानी की टंकी हो सकती है। इसमें कुल मिलाकर के देखते होंगे पृष्ठ कितना रहता है आपका, 6 पृष्ठ रहता है। और जो भी पृष्ठ होगा सबका सब क्या होगा आपका, सबका सब आपका आयताकार होगा। अब अगर हम बात करें इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो यह होगा 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में छत का और फर्श के क्षेत्रफल को हम लोग नहीं ऐड करते हैं, केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल ऐड होगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कभी अगर पूछ दिया जाए ना, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × L + B × H। अगर हमसे क्या पूछा जाए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। आगे अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यह होगा 2 × LB + BH + LH। L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई और H मतलब ऊंचाई। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ×
लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और लंबाई गुने ऊंचाई, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। आयतन की बात करें तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगा। और अगर विकर्ण की बात करें, डायगोनल की बात करें, तो यह होगा रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अच्छा, विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है, आपसे यह पूछा जाएगा कि किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे छड़ की लंबाई बताइए, सबसे लंबे बांस की लंबाई बताइए। तो किसी कमरे में जो सबसे लंबा छड़ रखा जा सकता है या बांस रखा जा सकता है वह डायगोनल में रखा जा सकता है। यानी आपसे डायगोनल पूछा जा रहा है, विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है। तो किसी कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी उसके विकर्ण के बराबर। अब आगे देखिए, यहाँ पे बोला है कि जब n घनों को जोड़ करके घनाभ बनाया जाए तो घनाभ का लंबाई n गुना a गुना होगा प्लस चौड़ाई और ऊंचाई आपका सेम रहेगा। जैसे बोला यह जाता है, जैसे घन हम यहाँ पे है, अब कई घनों को इस तरीके से अगर सटा के रखेंगे तो क्या होगा, एक घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ बनेगा तो उसका क्या होगा, केवल लंबाई बढ़ेगा, जितना घन हम सटाएंगे उतना गुना। अगर एक a है, 3 घन सटा देंगे तो लंबाई 3a होगा, लेकिन इसका चौड़ाई अब भी a रहेगा और ऊंचाई अब भी a रहेगा। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे बोला गया है कि जब n घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाया जाए, जैसे कई घनों को जोड़ करके एक घनाभ बनाएंगे तो लंबाई जो है वह घन के भुजा का n गुना होगा, मतलब जितना घन उसमें सटाएंगे, और चौड़ाई और ऊंचाई उतना ही रहेगा जितना घन का भुजा होगा। आगे अगर हम यहाँ पे देखिए, यदि एक घनाभ के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एक्स वाई जेड दे रखा हो, तो आयतन जो है आपका रूट अंडर एल बी एच, यहाँ पे तो आयतन जो है यहाँ पे रूट अंडर एक्स वाई जेड हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बोला यदि एक घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है तो आयतन हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या है, घनाभ के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल, यानी एक तो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो इसका वैल्यू एक्स दे रखा है। फिर होता है बी एच, तो इसका वैल्यू आपका वाई दे रखा है। और एक होता है एल एच, तो इसका वैल्यू आपका जेड दे रखा है। 3 समीकरण है, तीनों को आपस में गुना करिए, समीकरण तीनों को आपस में गुना करिए, एल एच एस को एक साथ, आर एच एस को एक साथ, तो एल यहाँ 2 बार, बी 2 बार, एच 2 बार, तो इधर एल बी एच का होल स्क्वायर होगा, आप बोलोगे हो जाएगा। और इधर क्या होगा, एक्स वाई जेड, अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं एल बी एच बराबर, स्क्वायर इधर से हटा दिए तो रूट अंडर एक्स वाई जेड हो जाएगा। और एल बी एच क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी कि आयतन, तो आयतन बराबर होगा रूट अंडर एक्स वाई जेड। तो यही बात बोला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका थ्योरम है। बोला क्या गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड, अगर घनाभ के 3 आसन्न फलक का क्षेत्रफल एक्स वाई जेड है तो आयतन रूट अंडर एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है। आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं बेलन की। बेलन जो है नीचे से ऊपर तक यूनिफॉर्म फिगर होता है, जैसे एक सिक्का के ऊपर दूसरा सिक्का अगर रखते हुए चले जाइएगा तो आपका एक बेलन जैसा आकृति दिखेगा। अब अगर इसके सी ए से की बात करें, जैसे देख लीजिए, जैसे कर्व वाला भाग आया तो यहाँ सी ए से आ गया ना, यानी वक्र पृष्ठ, इसमें वक्राकार भाग है तो वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय की बात करें तो नीचे वाला बेस और ऊपर वाला जो होता है हिस्सा उसको छोड़ के बात करते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, क्या होगा, 2 पाई आर एच। अब अगर हम बात करें इसके टीएसए की, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, नीचे और ऊपर वाले सर्किल के क्षेत्रफल को ऐड करेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। इसी को अगर हम इकट्ठा कर दे तो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 पाई आर दोनों में है, 2 पाई आर कॉमन ले लिए, अब यहाँ एच यहाँ आर, एच प्लस आर। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके आयतन की, तो आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और अगर हम रेशियो की बात करें, किसके रेशियो की, जो पूछा जाता है
इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो h/h+r होता है। इसको भी आप समझ लीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, यही होता है ना 2πr × h+r। अब इससे यह कट जाएगा, 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, क्या है h/h+r, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो कभी भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो अगर दिया जाए, इसका मतलब h/h+r का रेशियो आपका दिया गया है। ठीक है। एक बात और बोला जाएगा कि एक आयताकार शीट को मोड़ करके बेलन बनाया गया। तो अगर आयताकार शीट को मोड़ करके बेलन बनाया गया तो बोला जाए कि लंबाई के अनुदिश अगर मोड़ा जाए तो लंबाई आपका जो है उसके परिधि के बराबर यानी 2πr हो जाएगा, और चौड़ाई जो है वह उसके ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। फिर से समझिए, जैसे कोई यह आयताकार शीट है। अब आयताकार शीट है, इसको दो तरीके से मोड़ा जा सकता है। एक तो ऐसे करके मोड़ दे चौड़ाई के अनुदिश, और दूसरा लंबाई के अनुदिश। तो अगर इसको क्वेश्चन में बोला जाए कि आयताकार शीट को बेलन बनाने के लिए लंबाई के साथ अगर मोड़ा जाता है, तो लंबाई जो होगा, लंबाई के साथ अगर मोड़ेंगे तो लंबाई जो होगा वह उसके परिधि के, यानी जो बेलन बनेगा उसके परिधि के बराबर, यानी लंबाई 2πr हो जाएगा, और चौड़ाई चौड़ाई जो होगा उसका, यानी जो आयत का चौड़ाई होगा वो ऊंचाई हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यह अगर लंबाई है, यह चौड़ाई है, और हम लंबाई के साथ मोड़े हैं, तो l बराबर 2πr हो जाएगा, और b बराबर इसका h हो जाएगा, किसका, बेलन का। और यदि किसी आयताकार शीट को बेलन बनाने के लिए लंबाई के साथ मोड़ा जाए, यहाँ पे देखिए लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा। चौड़ाई के अनुदिश अगर इसको मोड़ा जाए तो चौड़ाई इसका क्या होगा 2πr के बराबर, 2πr के बराबर, और लंबाई जो होगा क्या होगा, इसके ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h+r, आयतन πr²h। अगर हम रेशियो देखें वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय का तो h/h+r होगा। और इसके मोड़ने से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में अच्छे से हम लोग समझ लेंगे। आगे देखिए, इसी तरह से हेलो सिलेंडर का बात होता है, खोखले बेलन का। तो खोखले बेलन का जो होगा आपका बात, अगर खोखले बेलन की हो जाए तो यहाँ पे दो बार मिलेगा, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। जैसे देख लीजिए, यह केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से परिधि कैपिटल R, और यहाँ केंद्र बिंदु से यहाँ तक यह स्मॉल r। तो अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो हम लिखेंगे 2πr + r × h, क्योंकि दो बार r मिल रहा है, 2πrh होता है जनरली, यहाँ पे दो बार r है तो r + r × h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यह होगा 2πr + r × r - r प्लस क्या हो जाएगा h। और अगर हम बात करें इसके वॉल्यूम की, आयतन की, तो यह होगा πr² - πr²h। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई × r² - r² × h। आयतन किसका निकालना है, खोखले बेलन का। तो हम इतना लिखेंगे पाई r² - r² × h। और ये जो थिकनेस है, इसका मोटाई निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, कैपिटल R में से स्मॉल r अगर घटाते हैं, कैपिटल R में से स्मॉल r, तो इसका थिकनेस निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हेलो यहाँ पे सिलेंडर की बात कर रहे थे। अब शंकु देख लीजिए, यह आपका शंकु है, गौर से देखिएगा। केंद्र बिंदु से यहाँ पे परिधि त्रिज्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शंकु का ऊंचाई, और इसको हम लोग बोलते हैं शंकु की तिरछी ऊंचाई, यानी सैलेंट हाइट। अब इसमें यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें वही संबंध है इसके ऊंचाई में, त्रिज्या में और तिरछी ऊंचाई में, जो कर्ण, आधार और लंब में होता है। क्या होता है संबंध, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है, LHR में से कोई दो पता हो तो तीसरा जो है इसके ऊपर डाल के हम लोग निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो यह हो जाएगा πRL। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो πRL में नीचे वाला सर्कल केवल ऐड होगा, यानी πRL + πr²। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, πr × l + r। और आयतन क्या होगा, 1/3 πr²h। आयतन इसका हो जाएगा 1/3 πr²h। प्रस्त्रम देख लीजिए, छिन्नक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। छिन्नक क्या होता है आपका, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे शंकु है ना, इसी को अगर बीच से काट देंगे तो यह क्या बन जाएगा, छिन्नक।
यानी बाल्टी के आकार का होता है। यहाँ भी 2 आर मिलेगा, एक हिस्सा में छोटा आर, एक हिस्सा में बड़ा आर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर प्लस आर इंटू एल हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना होगा और आयतन आपका इतना होगा। इससे भी जुड़ा हुआ कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, इस फॉर्मूला को भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे चलिए, इंपॉर्टेंट आकृति है गोला। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। दोनों सेम होता है। अगर बात गोले की करें तो जो बाहर से दिखेगा ऊपर नीचे से भी वैसा ही दिखेगा। तो गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों 4 पाई आर स्क्वायर होता है और आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? चलिए, अच्छा, गोला का अगर कभी ऊंचाई पूछा जाए कि गोला का ऊंचाई क्या होगा, तो त्रिज्या के दोगुना के बराबर हो जाएगा। गोला का ऊंचाई गोला के त्रिज्या के दोगुना के बराबर। जैसे देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसका त्रिज्या, इसी को पूरा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या का डबल हो जाएगा, यही इसका ऊंचाई होगा। तो गोला का ऊंचाई इसके त्रिज्या के दोगुना के बराबर। बाकी यह फॉर्मूला है जिसका उपयोग हमें करना है। आगे चलिए, अगर हम बात करें अर्धगोला की, हेमिस्फीयर की, तो अर्धगोला यह आपका किसके आकार का होता है? यह आपका कटोरी के आकार का होता है। केंद्र बिंदु से परिधि त्रिज्या हो जाएगा और यह इसका ऊंचाई होता है। यानी अर्धगोले का जो ऊंचाई होगा वह इसके त्रिज्या के बराबर होगा। बाकी अगर हम बात करें इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वहाँ 4 पाई आर स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ तक और ऊपर का एक सर्कल ऐड होगा, यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और आयतन वहाँ 4/3 पाई आर क्यूब था, यहाँ 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। वहाँ 4/3 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, सभी फॉर्मूला का यहाँ पे रिवीजन कर लिए। यह सभी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट वाला है, इसको ध्यान में रखना है। जब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे वहां पे आपको जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक नज़र में सभी फॉर्मूला 2D और 3D को हम लोग क्या किए हैं, अच्छे से देख लिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले क्लास में जहाँ पे हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।